अगर हम आर्ट की फील्ड में एक अच्छे लेवल पे वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे टूल पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, स्केचिंग के लिए, जैसे पेंसिल है, चारकोल स्टिक है, पेन है और इवन ब्रशेस हैं जहाँ हम कैनवास पे ड्रॉ कर रहे हैं या फिर पेपर पे वाटर कलर बना रहे हैं तो ब्रशेस से डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं हम। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर आप एक बिगिनर को ब्रश दे दोगे कि आप इससे ड्रॉ करो बोलोगे तो उससे अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा। पेंसिल से हम बचपन से फेमिलियर हैं, इसीलिए हम पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। बट बहुत से बिगिनर पेंसिल से जब ड्रॉ करते हैं तो इरेज़र पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और वो डिपेंडेंसी आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है। इसीलिए थोड़ी ग्रोथ प्रोसेस आपकी स्लो हो जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हैं। तो जब हम एक सेगमेंट हमारा प्रैक्टिस का ऐसा रखते हैं, इरेज़र को यूज़ करना गलत बात नहीं है। एक जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ हम फुल यूज़ करते हैं इरेज़र का, जहाँ अपनी एक एक मिस्टेक को, माइनर से माइनर मिस्टेक को हम सुधारते हैं और उसको ठीक करते हैं। बट जब हम स्केचिंग करते हैं तो वहाँ हम थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने जो भी सीखा है उसको थोड़ा सा स्पीडली ड्रॉ करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के फील को कैप्चर करते हैं। तो पेन एक ऐसा मीडियम है कि आप पेंसिल से पेन में शिफ्ट कर सकते हो, जहाँ आप इरेज़र पे जो ओवर डिपेंडेंट हो गए हो उससे आप बच सकते हो। मिस्टेक्स होंगी, बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, बट जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, एक आपके स्केच में अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको याद रखो कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है। उसको लिख भी लो, लिख भी सकते हो या फिर माइंड में भी रख सकते हो और नेक्स्ट जो स्केच आप बनाओगे उसमें आप उसको सुधार सकते हो। तो इस तरह से हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी इम्प्रूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो आज का हमारा वीडियो है पेन स्केचिंग को लेके, जहाँ हम लूज वे में स्केच करेंगे, जहाँ परफेक्शन हमारा गोल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगी कि स्केच हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन ड्रॉ करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर ड्राइंग को लेके बैठते हैं, फिर 10 दिन के बाद करते हैं। ऐसे ड्रॉ करने से आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली जब आप स्केच करते हो, भले आप 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे ड्रॉ करना है। डेली बेसिस पे वर्क करते हो तो सबसे पहले आपकी लाइंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्लस आपके प्रोपोर्शंस थोड़े और ज़्यादा बेटर होते जाते हैं। आप जल्दी जल्दी प्रोपोर्शंस को जज कर पाते हो, आप क्विकली डिसीज़न ले पाते हो। हर चीज़ के लिए डिसीज़न लेना मीन्स कि आप जब ड्राइंग को देखते हो तो क्विकली डिसाइड करते हो कि यहाँ से लाइन यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ये ऐसा होगा। तो क्विकली सारी चीज़ों को जज कर पाते हो, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है और साथ में स्केचिंग भी करना। आप एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो एक बार अच्छे से देखो, फिर दोबारा में आप स्केचिंग करना और मुझे टैग भी कर सकते हो अपने स्केचिंग के साथ में। आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी अपने स्केचेस सेंड कर सकते हो। तो शुरू करें। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे स्केचिंग। और स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ भी करने से पहले आप सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद कर दो। माइंड में बॉदरेशन लेके, टेंशन लेके आप कोई भी चीज़ को करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। तो इन्जॉय के साथ करो, इन्जॉयमेंट होना ज़रूरी है आप जो भी चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर मटेरियल और टूल मैटर नहीं करता कि आप ये पर्टिकुलर कोई यही टूल लेना है, इसी सरफेस पे बनाना है। यहाँ पर सिंपल से एक कोरी नोट कॉपी है और एक पेन, कोई सा भी पेन हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पेन, कोई से भी कलर का, ब्लू हो, ब्लैक हो, मैटर नहीं करता है। एज यू सीन कि मैं स्टिल लाइफ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी नया मीडियम हम ट्राई करते हैं, मान लो पेन हमारे लिए नया मीडियम है, हमने पेन से कभी भी ड्रॉ नहीं किया, हम अभी तक सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करते आ रहे थे, तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हम नहीं ले सकते। अगर आप पोर्ट्रेट्स लोगे तो वहाँ पर आप फेशियल फीचर्स के अंदर जाओगे और वहाँ वो फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो आप छोड़ दोगे, पेन से ड्रॉ करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही, आप पेन से अच्छा नहीं बना पाते। तो हमें स्टार्ट करना है स्टिल लाइफ से ही, और स्टिल लाइफ को हमें
हमेशा करते रहना चाहिए। आप चाहे पोर्ट्रेट बना पाओ, फिगर्स भी बना ले रहे हो, तब भी आपको स्टिल लाइफ कभी ना कभी करना चाहिए, क्योंकि स्टिल लाइफ के जो शेप्स होते हैं वो लाइंस शेप्स उनसे वार्म अप अच्छा होता है। आप अगर 2-4 स्टिल लाइफ के स्केचेस आप शुरू में बना लेते हो तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर ड्रॉ करते हो तो आपका हाथ बहुत अच्छे से फ्लो में चलता है। तो किसी भी स्केचिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि हमें प्लेसमेंट्स कैसे करनी है। यहाँ पर मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को पहले रफली एकदम लाइट ड्रॉ करते हुए प्लेस कर ले रही हूँ कि कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर क्या आएगा। बहुत बार मैंने स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया है, बहुत मैंने अपने फंडामेंटल्स पे वर्क किया है, तो सारी चीज़ें मुझे फास्ट दिखाई दे रही हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें प्लेस आएंगी और कैसे कैसे मुझे उन्हें रखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्विकली ऐड कर रही हूँ। डायरेक्ट कर्व के साथ में मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा स्ट्रेट लाइन का यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लूज़ वे में मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट ड्राइंग नहीं है। हम यहाँ परफेक्ट बने हमारी ड्राइंग, ये हमारा गोल नहीं है। हमें क्विकली एक कॉम्पोजिशन पे वर्क करना है। यहाँ कॉम्पोजिशन का मीन्स होता है कि हम चीज़ों को कैसे सेट कर रहे हैं। तो जो रेफरेंसेस होती हैं उनमें चीज़ें ऑलरेडी कॉम्पोज्ड हैं यहाँ पर, तो उसे बस हमें प्लेस करना है। कॉम्पोजिशन वर्क तब वहाँ पर आता है जब आपके पास में वहाँ ऑलरेडी कंपोज्ड चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप नेचर में जाते हो, वहाँ चीज़ें बहुत बिखरी हुई रहती हैं, तो उसको अगर आप एक पेपर में कैद करना चाहते हो, कैप्चर करना चाहते हो, तो वहाँ पर कॉम्पोजिशन असली वक्त शुरू होता है कि आप कहाँ कहाँ चीज़ों को रखोगे, कौन कौन सी चीज़ें लोगे, कौन सी चीज़ें नहीं लोगे, कैसे सेट करोगे, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ क्विकली मैं हैचिंग भी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ डार्क पार्ट है, जहाँ लाइट पार्ट है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए। तो यहाँ पर मेनली हमारा ध्यान है प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन का मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई, मान लो ये जो पॉट हम अभी बना रहे हैं तो वो कितना लंबा होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई कितनी होगी। उसके बाजू में जो एक बॉटल रखी हुई है वो उससे कितनी लंबी जाएगी और डिस्टेंस कितना होगा। वो जो कप रखा हुआ है जिसमें 2 ब्रशेस हैं वो कितने डिस्टेंस पे रखाएगी टेबल पे, जो नीचे टेबल है, एक क्लॉथ है। तो सारी चीज़ों को रफली हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हम देख नहीं रहे हैं और रियल टाइम में रखने का मकसद भी मेरा यही है कि आप अच्छे से समझ सको चीज़ों को। अदरवाइज़ मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में करूँगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ठीक से कि कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है। क्योंकि ड्राइंग करने से पहले हमें देखना आना चाहिए कि चीज़ें कहाँ कहाँ होंगी, कौन सी चीज़ किससे कितनी दूर होगी। ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से देख पाते हैं तभी हम फास्ट ड्राइंग भी कर पाते हैं। और फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोपोर्शन ही सही नहीं है और फास्ट आप ड्रॉ करे जा रहे हो, क्योंकि स्केचिंग फास्ट की जाती है, बस यही दिमाग में है हमारे, तो हम फास्ट स्केचिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे प्रोपोर्शन सही है नहीं। पहले अपने फंडामेंटल्स पे वर्क कीजिए, प्रोपोर्शंस को अपने ठीक कीजिए, उसके बाद ही आप इस तरह की लूज स्केचिंग ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ बहुत लॉन्ग टाइम वाले वर्क करने चाहिए। मैंने सारे तरह के वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं यूट्यूब पे भी, आप अगर जाके देखेंगे तो लंबे लेसन्स आपको हर चीज़ पे मिल जाएंगे, लॉन्ग आवर्स पे भी और स्केचिंग पे भी, क्विक स्केचिंग पे कैसे हम स्केचिंग स्टार्ट करें सिंपल सब्जेक्ट से, सारी चीज़ें आप वहाँ पर डीपली वर्क कर सकते हैं। तो चलो मैं आज आपको ड्राइंग में फ़ास्ट इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की ये परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके, बट उनके आर्ट वर्क इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, ना उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। स्पीड इंक्रीज़ तब होगी जब आपके प्रोपोर्शंस एंड फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आप राइट डायरेक्शन में वर्क करोगे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको वर्क करना चाहिए। इस तरह की लूज स्केचिंग कीजिए जहाँ आप सब्जेक्ट को बार बार चेंज कर सकें। इसे हम कहते हैं स्टार्ट ओवर फिनिश। स्टार्ट ओवर फिनिश मीन्स क्या होता है कि
हम स्टार्टिंग के स्टेज को सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं फोकस के साथ में कि चीज़ें कहाँ कहाँ आ रही हैं, प्लेस हो रही हैं, आउटलाइन हम बना रहे हैं और उसको हम वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। हम जितना यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं कि सिंपल हम वैल्यू के लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं, लाइट डार्क कहाँ आएगा, हम थोड़ी थोड़ी हैचिंग ऐड कर रहे हैं और उसको छोड़ के हम दूसरे स्केच की तरफ जा रहे हैं। स्केचिंग कई तरह की होती है, आप टाइमर सेट करके भी कर सकते हो, जहाँ 1 मिनट से लेके आप 30 सेकेंड की स्केचिंग भी होती है, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, इवन 15 मिनट की स्केचिंग, जहाँ हम थोड़े बहुत वैल्यूज़ ऐड करते हैं हैचिंग के थ्रू, तो वो आधा घंटा से 1 घंटा भी जा सकता है। तो स्केचिंग का कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि हम इसको स्केचिंग बोलेंगे, इसको स्केचिंग नहीं बोलेंगे। स्केचिंग का मीन्स ये होता है कि बस हम अपने सब्जेक्ट के फील को कैप्चर करते हैं, वहाँ परफेक्शन हमारा गोल नहीं होता है। हम जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, जिससे हम बार बार चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट को अगर काफ़ी बार ड्रॉ कर चुके हो, मान लो आपने पक्षी को बार बार ड्रॉ किया है, तो वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाता है। फिर आप बिना देखे भी एक बर्ड की ड्राइंग बना सकते हो। अगर आप एक आर्ट के टीचर हो, आप बच्चों को ड्राइंग दे रहे हो, तो आप अगर मन से एक ड्राइंग उनको बना के देते हो तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा आपसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, आपको बहुत एक अलग नज़रिया उनका हो जाता है आपके प्रति। तो जब हम मेमोरी ड्राइंग करते हैं, मेमोरी ड्राइंग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप जितने बार चीज़ों को ड्रॉ करोगे, एक सब्जेक्ट को, जैसे बचपन में हमने मैंगो, एप्पल, ये सारी चीज़ कई बार ड्रॉ की है, तो वो आज सिंपल सब्जेक्ट है और बार बार ड्रॉ किया है, इसलिए हमें याद है। तो सिंपल है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को बार बार ड्रॉ करोगे, अगर आप ह्यूमन हेड को बार बार ड्रॉ करोगे तो उसको डिफरेंट एंगल में ड्रॉ करोगे, तो आप फिर मेमोरी ड्राइंग में उससे भी बना सकते हो। तो कई लोग ये पूछते हैं कि कितने टाइम तक वर्क करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप एक हॉबी वाइज आप स्केचिंग कर रहे हो तो आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। सबसे मिनिमम है 15 टू हाफ आवर है, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा आप दे सकते हो स्केचिंग को। बट आपका गोल अगर प्रोफेशनली जाने का है, आप एक प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप कमीशन वर्क करना चाहते हो या फिर अपने आर्ट बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी स्केचिंग स्किल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्केचेस करने होते हैं। आप धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाइए, पहले 5 से 10 स्केचेस कीजिए, उसके बाद 20, 30, 40, एटलीस्ट 50 तक आपको डेली करना चाहिए। तो इतने स्केचेस अगर आप करते हो तो आपकी स्केचिंग क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि सिर्फ हैंड मूवमेंट नहीं होता, आपका माइंड भी साथ साथ चल रहा होता है। तो जितने ज़्यादा स्केचेस आप करोगे उतना प्रोपोर्शन को अच्छे से जज कर पाओगे, उतना स्पीड आपकी ड्राइंग की बढ़ेगी, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी ड्राइंग को लेके आएगी। तो प्रैक्टिस को लेके कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना स्केचिंग टाइम फिक्स कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो आप अपने कंफर्ट जोन को कैसे आप क्रॉस करते हो, कि आप जितना कर रहे हो उससे अपने आप को पुश करके और आगे तक कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस को लेके कोई फिक्स ऐसी वो नहीं है कि आप इतना ही प्रैक्टिस करोगे तब आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। आप इतना टाइम प्रैक्टिस करोगे, दिन भर आप लेके बैठे रहोगे तो आप ज़्यादा सीख जाओगे, क्योंकि एक गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ गलत वे में आप अगर दिन भर भी प्रैक्टिस करते हो तो वो काम नहीं देती। बट सही डायरेक्शन में आप अगर आधा से 1 घंटा भी रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप डे बाय डे ज़रूर इम्प्रूव करते हो। अब इस लाइन को पढ़ के आप गलत मत समझ लेना, ये वो वाला प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ये है आपके टूल पे आपका कंट्रोल। तो जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने ये बोला था कि अपने टूल पे अपना कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कोई सा भी टूल यूज़ कर रहे हो, आप पेन, पेंसिल, चारकोल, ब्रशेस, आप कलर से डायरेक्ट स्केच बना रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रेशर कंट्रोल। क्योंकि एक डार्क पेंसिल से जब हम स्केच करते हैं तो उससे हम बहुत डार्केस्ट डार्क तक जा सकते हैं और लाइटेस्ट लाइट तक भी आ सकते हैं।
तो वो चीज़ आप एक लाइट पेंसिल के साथ में नहीं कर सकते, लाइट पेंसिल से आप डार्क में नहीं जा सकते। तो आपको स्केचिंग ज़्यादा से ज़्यादा डार्क पेंसिल के साथ ही करनी चाहिए। अब चारकोल पेंसिल के साथ भी जब हम करते हैं तो उससे ज़्यादा लाइटेस्ट नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए आप 8B 10B किसी भी कंपनी की हो पेंसिल, तो पेंसिल कोई भी हो, आप थोड़ी डार्क पेंसिल को पहले यूज़ करेंगे। बाद में हम जब पेन से यूज़ करते हैं तो वो सारी प्रेशर कंट्रोल वाली जो हमने पेंसिल के साथ में की हुई है प्रैक्टिस, वो हमारे यहाँ पर पेन में भी काम आती है। क्योंकि आप अगर एक प्रेशर के साथ में पूरे स्केच को बनाओगे तो वो डार्क हो जाएगा और आप सही वैल्यू नहीं दे पाओगे। सही वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कहीं डार्क होता है, कहीं लाइट होता है। तो उस डार्कनेस और लाइटनेस को हमें पहचान के उस तरह का प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है अपने हाथों में, अपनी पेंसिल में, और उससे हम सही वैल्यू ला पाते हैं। अब आप बोलोगे वैल्यूज़ कहाँ से आ गया यहाँ पर स्केचिंग में? यहाँ तो बिल्कुल हम बेसिक सी स्केचिंग कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ हर जगह होती हैं, आप चाहे स्केचिंग करो या फिर आप स्केचिंग में थोड़ी बहुत जो हैचिंग यूज़ करते हो उसको भी लेयर वाइज ही करनी पड़ती है, जहाँ आप वैल्यू का ध्यान रखते हो। क्योंकि एक वैल्यू के साथ में अगर आप स्केचिंग करते हो तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती है। तो एक आर्टिस्ट की तरह हमें वैल्यू को मिनिमाइज़ करना आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो बहुत इतनी मिलियंस में होती हैं वैल्यूज़, जिसको आपको पहचानना मुश्किल है। ह्यूमन आई के साथ में हम बहुत कम वैल्यूज़ को ही देख पाते हैं जो इतने लाइट डार्क होते हैं। कलर्स में भी आप देखोगे तो इसीलिए हम पहले ग्रेफाइट पेंसिल से फिर पेन से करते हैं, ताकि हम कलर को शुरू में अवॉइड ही करें। तो इसीलिए हम पेन पेंसिल का यूज़ करते हैं पहले सीखने के लिए, इनिशियल स्टेज पे। आप जो वैल्यू स्केल भी बनाते हो वो पेंसिल से बनाते हो सबसे पहले, ग्रेफाइट से, चारकोल से, उसके बाद में आप कलर्स पे जाओगे। आप शुरू से अगर कलर्स देखोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि एक ही कलर के इतने शेड होते हैं, आप उनको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सेम चीज़ को आप पहले ब्लैक एंड वाइट के लेवल पे आप देखोगे, सीखोगे, उसके बाद ही आप कलर के लेवल पे जाओगे। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट को लेके डिफरेंट एंगल पे स्केचिंग करने का मोटिव ये है कि जब हम एक ही सब्जेक्ट को लेते हैं और उसको अलग अलग एंगल में ड्रॉ करते हैं तो उस सब्जेक्ट को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो फ्यूचर में अगर आपको बर्ड बनाना भी है, आपने बहुत बार इस तरह से बर्ड बनाया है, तो आपको जिस एंगल में भी बर्ड बनाना होगा आप इजीली बना लोगे। कि एक सीनरी है, वहाँ पर पेड़ पे एक बर्ड बैठी हुई है, तो उस सीनरी में किस एंगल में वो बर्ड होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमने इस तरह से बहुत बार ड्रॉ किया हुआ है तो आप उस चीज़ को इजीली कर लोगे। तो धीरे धीरे इमेजिनेशन की तरफ भी हम जाते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल में ड्रॉ करना या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करना, ये हमारे लर्निंग पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटिव क्या है स्केचिंग का, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो रेगुलर स्केचिंग का एक और फ़ायदा होता है कि हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो चीज़ें पहले से ही हमारे माइंड में चल रही होती हैं। एक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और बस देख के हम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, वो चीज़ किस जगह पे प्लेस है, वो चीज़ का आकार क्या है, हम उसको ध्यान से देखते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि हम एक बार जो चीज़ को देखते हैं, देखते साथ पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें चीज़ें कैसी हैं, कितनी बड़ी हैं, चीज़ें कहाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं, कौन सी चीज़ किसके कहाँ पर है। सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से ऑब्ज़र्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं अपने हाथों से। तो यही हैंड आई कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाता है जब आप रेगुलर बेसिस पे स्केचिंग करते हो। हम जब ज़्यादा गैप देने लगते हैं अपनी स्केचिंग को, जो कि होता है कई बार, मेरे साथ भी होता है बहुत बार कि मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरी स्केचिंग बंद हो जाती है, तो वो फ्लो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है तो आपको
रेगुलर बेसिस पे उसको कंटिन्यू करना होगा। जब आपके दिमाग और आपके हाथों का तालमेल सही बैठता है तो वो स्केचिंग डिफरेंट लेवल की होती है। तो जब आप अलग अलग टूल्स के साथ स्केचिंग करते हो, डिफरेंट मोटिव के साथ स्केचिंग करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हो। जिस एक्सपेरिमेंट के बल पे आप जब फाइनल आर्ट वर्क को क्रिएट करते हो तो उस फाइनल आर्ट वर्क में वो सक्सेस दिखाई देती है जो आपने इतने दिन तक मेहनत की है, वो सारी मेहनत आपकी उस आर्ट वर्क में दिखाई देती है। तो बिहाइंड द सीन जितने आर्टिस्ट होते हैं वो भी इस तरह से स्केचेस करते हैं डेली बेसिस पे, बट वो हमें दिख नहीं रहा होता, हमें उनके फाइनल रिजल्ट दिखाई देते हैं, फाइनल आर्ट वर्क दिखाई देते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह के स्केचेस बनाते हो तो आप छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग कलर मीडियम्स भी ट्राई करके देख सकते हो उनके ऊपर में। अगर हम एक बड़ा फाइनल आर्ट वर्क बनाने बैठें, आप चाहे एक्रिलिक बना रहे हो, ऑयल पेंटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी मीडियम ट्राई कर रहे हो, तो अगर आप बड़े कैनवास पे बनाने का ट्राई करते हो कि हमें बड़ी पेंटिंग्स ही बनानी है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते हो। तो एक तो इंट्रोड्यूस अगर आप कलर मीडियम में खुद को कर रहे हो तो आपको वाटर कलर सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप को बहुत ज़्यादा कलर के लेवल पे दिक्कत नहीं होती है कलर को समझने में, क्योंकि वाटर कलर एक बेसिक कलर है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बच्चों को भी हम वाटर कलर सजेस्ट करते हैं। इस तरह छोटे छोटे स्केचेस पे जो हमने स्टिल लाइफ की स्केचिंग की थी, उसके ऊपर जब हम थोड़ा थोड़ा कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर वाटर कलर में यूज़ करना नहीं होता, ज़्यादा हम वाटर यूज़ करते हैं, कलर्स कम यूज़ करते हैं, तो आप एक नए मीडियम को अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो जब आप कॉन्फिडेंटली किसी सरफेस पे कलर अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो आपका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बार बार जब चीज़ को करते हो, आप कई दिन में एक बार करते हो तो फिर आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, चला जाता है। लेकिन आप जब रेगुलर आप करते रहते हो तो फिर सारा कॉन्फिडेंस फिर से वापस आता है आपका और आप फिर कर पाते हो सारी चीज़ों को। वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट एंड हार्ड मीडियम है, डिफ़िकल्ट मीडियम है। डिफ़िकल्ट मीडियम इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाटर एंड ब्रश पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अदर ओपेक मीडियम्स होते हैं उनको आप ठीक कर सकते हो लेयर वाइज, बट जब वाटर कलर की बात आती है तो वहाँ पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता चीज़ को ठीक करने का, क्योंकि एक बार जो कलर अप्लाई हो गया आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपकी स्केचिंग का बहुत अच्छा होना, इम्प्रूव्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वाटर कलर करना चाहते हो तो, क्योंकि ब्रश से भी आपको स्केचिंग करनी पड़ती है और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेंसिल से कर ले रहे हो तो आप वाटर कलर सक्सेसफुली कर लोगे। आप इरेज़र अगर बार बार यूज़ करते हो तो भी आपको वाटर कलर करना थोड़ा दिक्कत दे सकता है। तो इसीलिए अपनी स्केचिंग को सबसे पहले इम्प्रूव करो, उसके बाद ही आप ट्राई तो आप कर सकते हो, साथ साथ में स्केचिंग के साथ साथ में आप ट्राई कर सकते हो, बट ज़्यादा फोकस आप स्केचिंग पे करो और फिर उसके बाद में चाहो तो आप कलर मीडियम में शिफ्ट हो सकते हो, जिसमें वाटर कलर सबसे बेस्ट मीडियम है आपके लिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पर अपना स्केचिंग चैलेंज जो मैंने लिया था, मेरा फर्स्ट स्केचिंग चैलेंज 90 डेज़ का, जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया था, जिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ किए थे और पेंसिल डिफरेंट मीडियम्स में भी ट्राई किया, कलर भी किया, बट सारी चीज़ों को करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। तो अपनी स्केचबुक का मैं कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 90 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज था जो मैंने लिया था, जिसमें कुछ सेल्फ क्लिक्ड रेफरेंसेस थे जो मैंने खुद से रेफरेंस क्लिक किए थे, कुछ मैंने लाइव देख के स्केच किया था। तो ये डे 1 से स्टार्ट है, ये डे 1 का है और धीरे धीरे स्केचिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है तो डिफरेंस हमें
खुद नज़र आने लगता है। यहाँ पर जब मैं स्केचिंग कर रही हूँ तो यहाँ मेरी लाइंस में वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शुरुआत थी उस समय में। तो इस तरह से स्केचिंग के ऊपर में कुछ मैंने वाटर कलर ऐड किया हुआ है, कुछ पोर्ट्रेट्स भी ट्राई किए थे, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं अभी पोर्ट्रेट कर सकती हूँ। ये देखो मेरे पोर्ट्रेट्स कैसे बिगड़े थे बिल्कुल ही। ऐसा नहीं है कि एक इंसान इम्प्रूव शुरू से होता है, कोई बॉर्न आर्टिस्ट नहीं होता। अपनी प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ते हैं। अपने अब शुरुआत के दिनों के स्केचेस अगर मैं देखती हूँ तो उनको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कहाँ थी और अभी मैं कहाँ पर हूँ। और जब अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखूँगी तो शायद मैं आगे चल के कुछ अच्छे लेवल पे कर पाऊँ। तो धीरे धीरे हम अपनी मिस्टेक्स से ही सीखते जाते हैं। जितनी मिस्टेक्स हम करते हैं, अगर आप स्केचिंग ही नहीं करोगे तो मिस्टेक कहाँ से करोगे? जब मिस्टेक नहीं करोगे तो उन मिस्टेक को सुधारोगे कैसे? तो बात आती है वहीं पे। इसको देखोगे, ये बिल्कुल राक्षस है। ये है कलर पेंसिल से। कुछ उल्टी कुछ सीधी। ये एक बुक और है, ये कंप्लीट 90 डेज का था। वैसे 90 डेज का स्केचिंग चैलेंज अभी भी स्टार्ट है। अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं तो फिर से शुरू कर सकते हैं। और डेली अपने आप को चैलेंज देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, ताकि हम अपनी ग्रोथ को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस तरह जब हम एक ही जगह अपने सारे वर्क को रखते हैं और उसको ट्रैक करते हैं कि हम डे 1 में कहाँ थे, हम और 90 डे में हम कहाँ थे। आप कम भी ले सकते हो, आप एक 1 मंथ का चैलेंज ले सकते हो या फिर 20 डेज़ का ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। और चैलेंज इसलिए होता है कि हम रेगुलर हो सके, जबकि हमें तो लाइफ टाइम करते रहना है। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो आपको तो रेगुलर बेसिस पे ही स्केच करना ज़रूरी है, अगर आप मनी अर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर स्केचेस की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ी है। पहले 2-3 स्केचेस होते थे, फिर धीरे धीरे स्केचिंग जब थोड़ी सी स्पीड बढ़ने लगती है तो फिर आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाते हो। ये कुछ लाइव स्केचेस हैं, ये मैंने लाइव देख के बनाया था। ये भी लाइव देख के ही डायरेक्ट ब्रश से किया था। तो अभी जो आपने देखा वो था मेरा 90 डेज स्केचिंग चैलेंज का वर्क। बट अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि वहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ, जहाँ पर मेरा चैलेंज ख़त्म हुआ तो मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया कि एक तो मैंने बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ट्राई किए स्केचिंग के लिए, जिसके कारण मेरे प्रपोर्शन में थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रपोर्शन में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। फिर मैंने वापस से पेन को छोड़ के फिर पेंसिल पे वर्क किया और सिंपल सब्जेक्ट्स ड्रॉ करना स्टार्ट किया, स्केच करना स्टार्ट किया। तो अगर आप उन वर्क्स को देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा 90 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज। बट अगर आप भी स्केचिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं
तो आप भी इस तरह से चैलेंजेस ले सकते हैं। अगर आप शुरू में 90 डेज़ का नहीं ले पा रहे तो आप 30 डेज़ का लीजिए, 20 डेज़ का लीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। और इसको शुरू करने में अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आई एम देयर। आप मुझे मेरे इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एक क्लोज कम्युनिटी है स्केचिंग की, जहां आप अपना चैलेंज वर्क पोस्ट करोगे और आपको वहां पर पॉजिटिव फीडबैक, आपके जो मिस्टेक्स हैं वो सारी चीज़ें भी आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक होती रहेंगी, पता चलती रहेंगी। तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप स्केचिंग एंड कीप ग्रोइंग।